गैंग को इन्होंने बहुत चेज भी किया था अपने वक्त, और आज मैंने इनको विशेष रूप से भी बुलाया इस कार्यक्रम में ताकि हम इस गैंग के बारे में जान तो सकें कि इसकी कमर तो टूट गई थी जो हम लोगों को पता था, तो ये अचानक से इतना ताकतवर और खूंखार कैसे हो गया कि इसने ऐसे शूटर्स अरेंज किए जिनको मौत का ही डर नहीं था, ऐसे फायरिंग कर रहे थे और ऐसे अटैक कर रहे थे जैसे मौत से ऊपर हो चुके, उनको खौफ ही खत्म था। ऐसे शूटर्स अरेंज करना, इतने वेपन अरेंज करना, इतने मैनेजमेंट के साथ, इतने रिसोर्स के साथ कि सबका भाग भी जाना, बड़ा आश्चर्यजनक है। चतुर्वेदी जी, आप तो इस पे जरा प्रकाश डालो, इस पूरे घटनाक्रम पे, और ये अतीक अहमद गैंग के बारे में थोड़ा बताओ। ब्रिजेश जी, संयोगवश मेरी नौकरी की शुरुआत भी प्रयागराज इलाहाबाद से ही हुई थी। सबसे पहले मैं वहाँ जेल डिपार्टमेंट में वहाँ एडिशनल सुपरिटेंडेंट था, फिर मैं डिप्टी एसपी होकर भी वहीं तैनात था। हम लोग जब 86 की बात है, 86 के दंगे में पहली बार इसका नाम आया था, अतीक अहमद का, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये दो लोगों का नाम था। एक सफदर रजा था, सफदर रजा तो एनकाउंटर में मारा गया, और ये किसी कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर की वर्दी पहन करके ये हाजिर होने में सफल रहा, और उसके बाद से जो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना है वो लगातार इसी तरह का रहा है, और ये हर काम बहुत ही सुनियोजित तरीके से करता है। आप राजू पाल की हत्या का देख लीजिए, विधायक का एक जगह मारा गया, दूसरी जगह मारा गया, तो सिविल लाइन तक, मतलब कहते हैं दौड़ा करके मेडिकल कॉलेज तक, मतलब उसको नहीं पहुंचने दिया गया। तो ये मल्टी लेयर की व्यवस्था की हमेशा से रही है, और जिस समय के साथ साथ राजनीतिक संरक्षण कहें या राजनीतिक वजहों से ये शक्तिशाली होता चला गया, और एक तरह से एक पर्टिकुलर एरिया का एक छत्र साम्राज्य जिसके पास आ गया। चाहे ये निर्दलीय लड़ता था तब भी जीता रहा, किसी दल से लड़ा तब भी जीता। तो जो हमारे यहाँ एक अपराधी को महिमा मंडित करने की एक संस्कृति है, चाहे वो लोगों में हो चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम में हो, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अतीक अहमद है। अरे फूलपुर बाई इलेक्शन लड़ा था अभी 2018 में जी, और मेन चुनाव भी लड़ा था। 85-86 हजार वोट मिले, और जेल के अंदर से लड़ा था। हाँ, बल्कि शायद उस समय ये भी हुआ था जेल के अंदर से फैसिलिटेट किया गया। मुझे तो आज भी आश्चर्य है, ये किसी और जेल से शिफ्ट होकर के नैनी जेल चुनाव लड़ने के लिए पहुंचा। हाँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि इसको गुजरात रखा जाए, 3 महीने तक इसको रखे यहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ये लगातार शक्तिशाली होता गया। इतनी फायर पावर और इतने शूटर्स कैसे अरेंज कर लिए? मैं इसी बात पे आप बात करना चाह रहा था। एक तो सबसे पहले ये घटना आप देखिए, ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है ये घटना। सबको पता है कि आज की तारीख में कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, कहाँ क्या लगा होगा, सबको मालूम है कि लगभग हर जगह होते हैं। वो मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे पे ही है। उसके बावजूद किसी भी हत्यारे ने, किसी भी शूटर ने अपना मुंह नहीं ढका था। एग्जैक्टली, खुले मुंह के कर रहे थे। वो आदमी जो बम फेंक रहा था इस तरह से, जिसका भी देखिए साहब के चेहरे हम सीसीटीवी फुटेज के में देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो ये तो दुस्साहस की पराकाष्ठा है। एग्जैक्टली, सहमत कि मतलब किसी को और वो जो पन्नी से बम निकाल के फेंक रहा था, उसको देखा था? बिल्कुल देखा। तो मतलब मैं तो उसके अजीब है भाई, कहीं किसी के ऊपर पुष्प वर्षा कर बम फेंक रहा था, और वो फूल की तरह फेंक रहा था। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये भी है कि वो बम शायद उतना घातक नहीं था जितना वो धुआं फैला के कंफ्यूजन कर रहा था। तो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था इसमें कि कार्रवाइयाँ बहुत हो रही हैं, अच्छी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन जो कार्रवाई जड़ तक होनी चाहिए। अगर आप किसी माफिया के पीछे पड़ते हैं, तो जैसा कि जैन सर ने कहा, हमारे डीजी साहब रहे हैं मेरे, उन्होंने जैसा कहा कि जब आप किसी गैंग के पीछे पड़िए तो नेस्तनाबूद करके रहिए, उसके शूटर खत्म करिए। शूटर का क्या है? आप जिस गुड्डू मुस्लिम की बात हो रही है, गुड्डू मुस्लिम, हर कोई जानता है उसको प्रयागराज में, वो सबसे खास शूटर है। वो अब तक बाहर कैसे, मुझे तो देख के इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका पहला मर्डर लखनऊ का है। और वो उस समय किसी और गैंग के साथ था। ये जो लामार्ट्स के उसका स्पोर्ट्स टीचर की हत्या हुई थी, उसमें सबसे पहले इसका नाम आया था, और उस समय ये दूसरे बाहुबली के साथ था। तो जब तक शूटर्स, वास्तविक शूटर्स नहीं मारे जाएंगे, जब तक जड़ नहीं खत्म की जाएगी, तब तक तो आज नहीं कोई दूसरा इनको इस्तेमाल करेगा, कोई तीसरा इस्तेमाल करेगा। इसमें प्रयागराज पुलिस की मैं इस बात के लिए सराहना करूंगा कि इन्होंने असली शूटर आइडेंटिफाई कर लिए। वो चाहे अपनी बेवकूफ़ी से, अपना चेहरा दिखाने की वजह से, अपने दुस्साहस की वजह से, बट ये आइडेंटिफाइड है। पर ये अब तक पकड़े क्यों नहीं? गुड्डू मुस्लिम का नाम तो मुझे याद है, मैं 1998 में वहाँ क्राइम रिपोर्टर था प्रयागराज में, तब भी कितने मामलों में, अपहरण में, हत्या में, एक्सटॉर्शन में, सिविल लाइन पे एक जमीन कब्जा करने में अतीक अहमद के साथ ये नामजद था।
बिल्कुल, मतलब ये बाहर कैसे था गुड्डू मुस्लिम, मुझे हैरानी है। वही जो नेटवर्क न तोड़ने की बात हो रही है कि लगातार, मतलब जब तोड़िए तो पूरा नेटवर्क तोड़िए। अगर आप खाली एक किसी मुखिया को खत्म करते हैं तो दूसरा क्रिमिनल जो होगा, गैंगस्टर होगा, उनको अडॉप्ट कर लेगा, फिर उसके लिए काम करने लगेंगे। एग्जैक्टली। तो असली चीज है कि इनकी जड़ से समाप्ति होनी चाहिए। एक चीज इसमें मैं और कहना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बहुत सारे लोग देखते हैं, हो सकता है इस पर संज्ञान लें। जो ये सुरक्षा में कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं, एक प्रक्रिया होती है कि जब भी व्यक्तिगत सुरक्षा में कर्मचारी तैनात किए जाते हैं तो उनका अलग से प्रशिक्षण होता है और वो सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित होते हैं। शायद मुझे लगता है कि अब इसका अभाव होने लगा है और बस कोई नया लड़का देख करके, उसकी एज देख करके, बजाय कि उसकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, वो शैडो ट्रेनिंग किया है कि नहीं, वो गनर की ट्रेनिंग किया है कि नहीं, उसे शस्त्र चलाने आते हैं कि नहीं, बिना इन सब चीज़ों का परीक्षण किए उसको व्यक्तिगत सुरक्षा में तैनात कर दिया जा रहा है। सर, एक गनर को तो कार के भीतर गोली मारी गई, एक गनर को देखिए, उसमें फुटेज में आपको दिखेगा। बिल्कुल देख रहे हैं। दूसरा गनर संभल पाता, इसके पहले उसे गोली मार दी गई। तो मतलब वो कुछ इसमें भी सुधार की, एक तो वर्किंग में ज़रूरत इस बात की है कि पूरा नेटवर्क तोड़ा जाए। जो सर ने जैसे कहा विकास दुबे वाले प्रकरण में, बिल्कुल उन्होंने एकदम उसका ध्वस्त कर दिया, पूरा गैंग ध्वस्त कर दिया, एक आदमी खत्म, कंप्लीट फिनिश। तो ऐसा उदाहरण हमारे पास इस सरकार का है। मुझे लगता है शूटर आइडेंटिफाई है, इससे संज्ञान लेकर के ये पूरी तरह से इसे ध्वस्त करेंगे और करना चाहिए, वरना मैसेज गलत गया है। ओके, मेरे साथ मनोज काका इस वक्त